जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि दो वर्ड्स हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होंगे, स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक। प्रैक्टिकली इन दोनों के अंदर एक बुनियादी डिफरेंस है, स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक के अंदर। लेकिन फॉर नाउ आप ये समझें कि स्ट्रैटेजी का वर्ड जब इस्तेमाल किया जाएगा या स्ट्रैटेजिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, इन दोनों का मतलब सेम होगा। और जो स्ट्रैटेजिक और स्ट्रैटेजी को मैनेजमेंट करनी है उसके बारे में आज का हमारा सेशन है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या होती है। Strategic management basically is a manager's job to develop the organizational strategies. तो स्ट्रैटेजीज का वर्ड भी आ गया और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वर्ड भी आ गया। टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप अभी इसको ये समझें कि मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उसको स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ अ प्लान। पहली बात है कि स्ट्रैटेजी इज़ अ प्लान जिसके अंदर यू डिसाइड अबाउट योर बिजनेस, compete successfully, satisfy the customers in order to achieve the goals। पांच चीजें इसके अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर पांच चीजें होती हैं। पहला, इट इज अ प्लान। दूसरा, इट इज अबाउट द बिजनेस। थर्ड एलिमेंट इज कि इसमें आपने अपने कंपेटिटर के साथ compete कैसे करना है। चौथा, कि आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे करना है और क्यों करना है। पांचवा एलिमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब भी आपको कोई कहे कि स्ट्रैटेजी बना के लाएं या कोई कहे कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, तो उसको आपने पांच पैरामीटर्स के ऊपर जज करना है कि हर स्ट्रैटेजी के अंदर इन पांच सवालों का जवाब होना चाहिए। प्लान क्या है, बिजनेस क्या है, compete कैसे करना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव होगा। ये पांच एलिमेंट्स मिलके किसी भी एक्शन को, किसी भी मूव को स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे, स्ट्रैटेजी कहेंगे या स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। अब इससे जो बाय डिज़ाइन सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि हमने कहा कि बिजनेस क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल इज हाउ कंपनी गोइंग टू मेक मनी। कंपनी का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको बिजनेस मॉडल कहा जाता है। इस इदारे का बिजनेस मॉडल क्या है? पैसे कहाँ से कमाता है? ट्यूशन से, जो ट्यूशन फी आप जमा कराते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या हुआ कि ट्यूशन फी से ये पैसे कमाता है। अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। नेस्ले पैसे कैसे कमाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, उससे वो पैसा कमाता है। तो बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि जब आपसे ये कोई पूछे कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो बिजनेस मॉडल इज हाउ कंपनी इज गोइंग टू मेक मनी। पैसे कैसे कमाए जाएंगे। ज़िमनी तौर पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये बात आपको मैं समझा दूँ। आप चूँकि अब बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि मैंने फलां कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया आपने लगाना है उस कंपनी की वैलिडिटी को असेस करने के लिए और उस कंपनी की जो लीगल स्टैंडिंग है पाकिस्तान के कानून के हिसाब से उसको असेस करने के लिए आपने उसका बिजनेस मॉडल देखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ पे रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा सख्त इम्पोज नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो फ्रॉड कंपनी को पकड़ने की जो है ना की चाबी, दैट इज इन द बिजनेस मॉडल। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई कंपनी एक्चुअली बिजनेस कर रही है या फ्रॉड कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल आपने देखना है। एसईसीपी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का इदारा है। व्हाट इज एसईसीपी पता है किसी को? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने कंपनीज के अंदर काम करना है ना, तो कंपनीज का जो रेगुलेटर है, कंपनीज किन कवानीन के तहत काम करती हैं उन कवानीन का इन्फोर्स करने वाला जो इदारा है, दैट इज कॉल्ड एसईसीपी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर किसी को कंपनी के बारे में कोई मसला होगा तो वो वहाँ जाके रिपोर्ट करेगा। और दूसरा कि कंपनी ऑपरेट कैसे करेगी। बिजनेस मॉडल की बात आप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी जब ऑपरेट कर रही होगी तो कंपनीज एक्ट 2017 है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई कंपनी कैसे बिजनेस कर सकती है पाकिस्तान में बाय लॉ। अगर मैं यहाँ बैठ के एक कमरे का ऑफिस बनाऊं और लोगों को कहूँ मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें पैसे कमा के देता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ,
तो मेरे इस दावे को जज कैसे किया जाएगा कि ये सही बिजनेस कर रहा है, ये गलत कर रहा है? बिजनेस मॉडल से। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप पैसे कैसे कमाओगे जिससे हमें रिटर्न मिलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। तो आप लोगों को इस बात की सेंस होनी चाहिए कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी फ्रॉड कर रही है और कौन सी कंपनी एक्चुअली बिजनेस कर रही है। इसका जवाब कहाँ से मिलेगा आपको? बिजनेस मॉडल से। जो भी आपके पास कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए तो आपको पता होना चाहिए कि SECP इज द रेगुलेटर, कंपनीज एक्ट 2017 इज द रूल जिसको फॉलो करना है कंपनीज ने, और कंपनी के सही होने के, फ्रॉड होने का इंडिकेटर क्या होगा? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल इज कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। मैं कहूँ मुझे आप 50,000 रुपए दो, मैं आपको हर महीने 5,000 रुपया कमा के दूंगा। कितने परसेंट रिटर्न दे रहा हूं मैं पर मंथ? 10%। तो आपको पूछना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप मुझे एक महीने का 10% रिटर्न दे रहे हो? जवाब यहाँ से आएगा, बिजनेस मॉडल से। तो जो कंपनी आप खुद बनाएंगे, जिस कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे, या आपसे कोई पूछे कि ये कंपनी लेजेड है या फेक है या स्कैम है, तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा? बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल की समझ आ गई? बिजनेस मॉडल इज हाउ अ कंपनी इज ट्राइंग टू मेक मनी। रेगुलेटर इज SECP, और कानून कौन सा है जो अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर ऑपरेट करने के लिए? दैट इज कंपनीज एक्ट 2017। वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तीन बुनियादी ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हमने डिफाइन कैसे किया? A management functions which deals with the strategy part of the organization। कि आपने बिजनेस की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, जिस फंक्शन में ये बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए तीन चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पहला क्या है? पहला ये है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। There is a link between planning and performance। रिसर्च इंडिकेट्स के जो कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या प्लानिंग करके कोई काम करती है, उसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा टाइम प्लानिंग के ऊपर लगाया जाएगा, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वाइस वर्सा, उलट क्या है कि जितना कम टाइम प्लानिंग के ऊपर लगाया जाएगा, देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला क्या है कि जितनी ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर टाइम लगाया जाएगा, उसका इम्पैक्ट या उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी इनटू द परफॉर्मेंस। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने कोई काम करना है और आप उसको हैपहैज़र्ड तरीके से विदाउट एनी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करना शुरू कर दें, तो क्या उस काम को पूरा करने के चांसेस कितने होंगे? और इसके मुकाबले में आप पहले बैठ के सोचें कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, तो कितने चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सक्सेस के। दूसरी वजह जिसकी वजह से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। दुनिया के अंदर एक ही चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। कि जो हालात हैं वो मुसलसल चेंज होते रहते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी है, इसको एड्रेस करने का वन ऑफ द प्रपोज्ड वे इज कि आप प्लान करें। अगर आपने प्लान किया होगा, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो कि आज बैठे हुए आपको नहीं पता कि कल इनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। तो दूसरा कि हर बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टन होता है। पूरी दुनिया में ग्लोबली ओनली वन फैक्टर इज कांस्टेंट, दैट इज अनसर्टेनिटी, कि मुसलसल चेंजेस आ रही है। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होती हैं। एक बंदे ने अगर एक काम करना है, तो उसको पता है कि मैं अपने ऊपर, मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं आज़ाद हूँ किसी भी फैसला करने का या किसी के बारे में कोई राय देने का। व्हेन इट कम्स टू टू और मोर पीपल, तो अगर इस क्लास का ही कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव हो और विदाउट प्लानिंग हो,
विदाउट स्ट्रैटेजी हो तो क्या ये क्लास वो कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो और ये एक छोटा ग्रुप है। अज्यूम अबाउट कि वो कंपनी जिसमें 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कंपनीज में लाखों भी हैं। तो अगर आप उसके अंदर प्लानिंग का पार्ट उसको नहीं ऐड करोगे, स्ट्रेटजी का पार्ट ऐड नहीं करोगे, तो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी चांसेस आर कि आप अपना जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाओगे। मकसद क्या है ओवरऑल? मकसद इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि फोर्स करते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस। सेकंड इज कि environment is constantly changing and uncertain, and the third is organizations are complex and diverse। तो इन तीनों चैलेंजेस को कोप करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी पड़ती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोसेस क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को आइडेंटिफाई करते हो, गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो और स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करते हो कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या हैं और उसके गोल्स क्या है। मिशन क्या होता है? व्हाट इज मिशन? लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट इज मिशन? मिशन इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, ये अगर आपने जानना है तो आपको उसकी मिशन स्टेटमेंट पढ़नी होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस, उसके वजूद का पर्पस डिफाइन करता है उसका मिशन। तो सबसे पहले उसका मिशन क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है और उसके गोल्स क्या है। आपको जब भी आपने प्लानिंग करनी होती है तो यू शुड नो कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करके ही आप प्लान बनाते हो। उसके बाद एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर जो सर्विस या प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है, ये सारे उसके इंटरनल सोर्सेज हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, जैसे कंपटीशन है, कस्टमर है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं और कोई इस तरह की बाहर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए जब आपने ये देख लिया कि मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, तो अगला स्टेप है कि स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। तो 4 फैक्टर्स हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं मिशन देखने के बाद, तो 4 फैक्टर्स आपने देखने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अब जो बाहर वाले 2 एलिमेंट हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, opportunity is related to the consumer, opportunity is related to your existing consumers and potential consumer, और threat जो कि बाहर है, that is related to your current competition and potential competition। समझ आई इस बात की कि बाहर जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो थ्रेट वाला एलिमेंट है वो आपके जो मौजूदा कंपटीशन है उससे रेलिवेंट होता है, और जो फ्यूचर में कंपटीशन आ सकता है उससे रेलिवेंट होता है। और जो इंटरनल है दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और आपकी जो वीकनेस है इसको आपने अपने लिए थ्रेट नहीं बनने देना। स्वॉट जब आप करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेस है इसको थ्रेट ना बना लिया जाए। थ्रेट कौन बनाता है आपका? कौन बनाता है? थ्रेट इज, दोबारा कह रहा हूं, थ्रेट इज रेलेवेंट टू योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीशन,
और अपॉर्चुनिटीज आर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। बाहर वाली जो चीजें हैं वो किन के बारे में होती हैं, किन को डिफाइन करती हैं? योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर एंड योर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीशन। ये बाहर वाली दो चीजें हैं। जो अंदर दो चीजें हैं, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, उसमें जो पहली गाइडलाइन है वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपकी वीकनेसेस हैं ये थ्रेट्स में कन्वर्ट ना हो जाएं। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कोई ऐसी वीकनेस थी जिसको आपके कंपटीशन ने एक्सप्लॉयट करके उससे गेन हासिल किया। ऑन द अदर हैंड, जो वीकनेस है आपकी उसको तो कंपटीशन से आपने बचा के रखना है, और जो दूसरा आपकी स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको आपने लिंक करना है विद द अपॉर्चुनिटी जो बाहर एग्जिस्ट करती है। इस जो नेटवर्क है ना, इसको आपने समझना है कि इन चारों फैक्टर्स का, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का कनेक्शन क्या है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंपटीशन और कस्टमर्स के साथ इसका लिंक क्या है। समझ आ गई है इस बात की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं उसको आपने प्रोटेक्ट ऐसे करना है कि आपकी वीकनेस को आपका कंपटीशन एक्सप्लॉइट ना करे और आपके लिए थ्रेट ना बना दे, और जो आपका स्ट्रेंथ है इसको आपने कनेक्ट करना है विद द अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ये कर लेंगे तो ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया। ये मतलब इसके ऊपर भी शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स में 4 से 5 सेशंस लगते हैं जब आपको स्वॉट एनालिसिस करके डिफरेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ एक्चुअल कंपनीज के अंदर स्वॉट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। फॉर नाउ आपको सिर्फ इन चारों फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। कि आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ नहीं बननी चाहिए, सॉरी, जो आपकी वीकनेस है वो आपकी थ्रेट नहीं बननी चाहिए। और थ्रेट कौन बनाता है? कंपटीशन। कौन कौन सा? एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। और अपॉर्चुनिटी किससे रेलेवेंट होती है? अपॉर्चुनिटी वो बाद की बात है, पहले किसके बारे में होती है? कस्टमर्स के बारे में, मौजूदा और पोटेंशियल। और इसको आपने लिंक करना है विद योर स्ट्रेंथ जब आप इसका नेटवर्क बनाएंगे। उसके बाद आप इस एनालिसिस करने के बाद अपने मिशन को, गोल्स को, स्ट्रेटजीज को देखने के बाद अब आप अगले स्टेज पे आते हैं जब आपने स्वॉट के बाद फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अब आपने बनानी है, मिशन का भी पता चल गया, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी का भी पता चल गया, गोल्स का भी पता चल गया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का भी पता चल गया। तो अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर है कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको कैसे हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, कंपटीशन हमारे बारे में क्या सोचता है, कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है, और हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करना है। तो अगला स्टेप इज यू फार्मूलेट द स्ट्रेटजी, और उसके बाद आप इंप्लीमेंट कर देते हैं स्ट्रेटजी को, और उसके बाद रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है। ये जो इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट्स है ये मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस का एक इंटेग्रल पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में हर जो इनिशिएटिव होगा, हर स्ट्रेटजी को आपने इवेल्युएट जरूर करना है। और ये समझ लें कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर चीज को इवेल्युएट किया जाता है। हो सकता है कि आपको फील ना होता हो, लेकिन आपके हर एक्शन को इवेल्युएट किया जाता है। अब आप पढ़ने आए हैं तो आपको इवेल्युएट किया जाएगा सेमेस्टर के एंड के ऊपर। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी जो इंटरवेंशन करती हैं, जो इनिशिएटिव्स लेती हैं, उनको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने क्या सोच के, किस विजन के साथ ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की थी, और अब उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस इज 6-step process that encompasses strategic planning, implementation and evaluation. encompasses क्या होता है? What is encompasses? encompasses is मुश्तमिल होना, किसी चीज से मिल के बनना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, उनसे मिल के बना है, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है।
स्टेप वन इज आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, पहला पार्ट जैसे हमने पहले बात की। और मिशन के बारे में, मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, उस पर्पस को मिशन कहा जाता है। उस मिशन को हासिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है, दैट इज विजन स्टेटमेंट। और किन असूलों के तहत उस मिशन को हासिल किया जाएगा, ये वैल्यूज के अंदर होता है। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप ये खुद करके आइएगा कि किसी भी कंपनी की विजन, जो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और वैल्यूज़ को इस तरह से कोलैबोरेट करके देखें कि क्या आपको पता चलता है उसके मिशन को पढ़ने से कि इसका मकसद क्या है। उस मकसद को हासिल करने के लिए जो विजन स्टेटमेंट बनाई हुई है, क्या उससे पता चलता है कि विजन का क्या लिंक है विद द मिशन स्टेटमेंट। और क्या वैल्यूज़ पढ़ के आपको वो बुनियादी असूल समझ आते हैं कि किन असूलों के ऊपर अमल करके ये मिशन और विजन हासिल किया जाएगा। अच्छा, अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जब भी मिशन स्टेटमेंट आपने बनानी है या पढ़नी है। तो ये कुछ कैसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी बुनियाद बना के आप किसी भी कंपनी का जो मिशन स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं, या उसमें से ये वाले कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं, सारे नहीं होते इसमें से। हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है सारे हो सकता है मल्टीपल हो। तो पहला कंपोनेंट इज कस्टमर, कि आपके कस्टमर्स कौन है। ज़ाहिर है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इज प्रॉफिट कमाना, मकसद इज बिजनेस, तो बिजनेस और प्रॉफिट आप कहाँ से कमाते हैं, कस्टमर्स। फिर मार्केट कौन सी है, दूसरा कंपोनेंट ये हो सकता है जिससे आप अपना मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, दैट इज योर मार्केट। फिर आपका जो कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है। कंसर्न का मतलब है कि आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे हासिल करनी है। इन अदर वर्ड्स आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल की रिफ्लेक्शन आपकी मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। फिलॉसफी क्या है, क्या बिलीव्स हैं उस कंपनी की, क्या कोई एथिकल प्रायोरिटीज हैं या नहीं है। एथिकल प्रायोरिटीज क्या होती हैं, एथिकल इज, व्हाट इज एथिक्स, इखलाकियात, कि कुछ अखलाकी अकदार को मद्देनज़र रखा जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है इसका कि आप जिस मार्केट से पैसा कमा रहे हो उस मार्केट के ऊपर वापस कुछ लगाओ, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बाय लॉ तमाम कंपनीज को करना पड़ता है। अब नेस्ले तो यहाँ से सारा पैसा कमा के वापस ले जाता है स्विट्ज़रलैंड, कोक और पेप्सी अमेरिका ले जाते हैं। तो उनके ऊपर बाय लॉ ये कंपल्शन है कि जिस मार्केट से पैसा कमाया है कुछ वापस वहाँ पे लगाओ। अच्छे इदारों के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेप्सी, कोक, नेस्ले, इवन कर्शी, इनके स्कॉलरशिप्स होते हैं कि पेप्सी, कोक, नेस्ले, कर्शी कहेगा कि आप 5 बच्चे इंडक्ट कर लें जो फीस नहीं दे सकते, आप उनका केस बनाएं, इसकी फीस हम पे करेंगे, वो बच्चा फ्री पढ़ेगा वहाँ। वो क्यों किया जाता है, अच्छे इदारों में होता है। तो ये क्या है कि आप जिस मार्केट से कमा रहे हो वहाँ पे पे बैक करो, वहाँ पे वापस जाओ। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, लाहौर के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप हर दूसरी ईंट के ऊपर देख सकते हो कि किसी बंदे का नाम लिखा होगा कि ये फलां बंदे ने डोनेट किया, ये क्लासरूम फलां कंपनी ने बनाया है, ये कैंटीन की बिल्डिंग है 500 लोग बैठ सकते हैं, ये फलां कंपनी ने बनाई है। वो क्यों बनाते हैं, पहला क्राइटेरिया तो इदारा अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि ये दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्बिट आप लोगों ने भी इस बात को हमेशा याद रखना है। अब पता नहीं बाकी ऑर्बिट में लोगों को कहा जाता है या नहीं कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। आपकी और इस इदारे की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, दैट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। जिस इदारे का मैंने पहले जिक्र किया है उसके सबसे जो बड़े डोनर्स हैं वो उसके स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं। क्लास ऑफ, जैसे अब आपका, आपने ग्रेजुएट किस साल में करना है, 2025, तो आप हैं क्लास ऑफ 2025। तो क्लास ऑफ 2025
एक कम्युनिटी बन गई, ये एक कंपनीज के अंदर काम करना शुरू कर दे, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक चले गए। इन्होंने फिर मिल के फैसला किया कि हम अपने ऑर्बिट के अंदर एक क्लासरूम बना देते हैं, हम ऑर्बिट को अपनी कंपनी के एक दिन की प्रॉफिट का 1% दे देते हैं जब आप इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे जाओगे। तो एक एलिमेंट, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रस्ट बेस्ड इदारा है, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे चलते हैं वो इस तरह चलते हैं कि अपने जो एलुमनाइज हैं वो वापस कंट्रीब्यूट करते हैं। खैर, बात कहीं और चली गई। तो कुछ अखलाकी अकदार होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एथिकल कंसिडरेशन, कि आपने जिस मार्केट से कमाया है उसके अंदर वापस इन्वेस्ट भी करो, वापस कुछ पे बैक भी करो उसको। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, कि आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि इन्वायरमेंट के लिए, उस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो। जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं ये आबादी से बाहर लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ से पोल्यूशन निकलती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है आपकी, ये भी आपके मिशन स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी की कोर कंपिटेंस क्या है। कोर कंपिटेंस के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे कि कोर कंपिटेंस क्या होती है और कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। और फिर कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कंसर्न है या नहीं है। ये तमाम कंपोनेंट्स मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सारों का होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक की बुनियाद के ऊपर भी आप अपनी मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो। दूसरा स्टेप इज डूइंग द एक्सटर्नल एनालिसिस, और एक्सटर्नल में मैंने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होते हैं। एक्सटर्नल बाहर, अपॉर्चुनिटीज आर पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड्स जो कि बाहर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, और ये किन के बारे में होती हैं, कस्टमर के बारे में। और थ्रेट्स आर नेगेटिव ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये कंपटीशन के बारे में होते हैं। और स्टेप 3 इज डूइंग द इंटरनल एनालिसिस, दिस इज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जो होती है उसका इंटरनल एनालिसिस में आप करते क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है। Resources are assets that used to develop, manufacture and deliver the product to the customer. Resources क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वो फिजिकल रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद कैपेबिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, स्किल्स एंड एबिलिटीज इन डूइंग द वर्क एक्टिविटीज नीडेड इन इट्स बिजनेस। This is capability. Core competence is an organization major value creating capability that determines its competitive advantage. Resources physical होते हैं जिनसे प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है, ठीक है। लैपटॉप इज अ रिसोर्स, इसके ऊपर क्या आएगा, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी इज कि मैं इस लैपटॉप को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूं, दिस इज माय कैपेबिलिटी। और कोर कंपिटेंस क्या है कि इस लैपटॉप को इस्तेमाल करके मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाता हूं जो कि और कोई नहीं बना सकता। तो दिस इज रिसोर्स, मेरी कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल इज कैपेबिलिटी। और अगर उस कैपेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर मैं ऐसी कोर कंपिटेंस बना लेता हूं जो कि मुझे कंपटीशन से अहेड ले जाती है, कंपटीशन से आगे ले जाती है, उसको कोर कंपिटेंस कहा जाएगा। और कोर कंपिटेंस की बुनियाद होती है कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है जी। कंपेटिटिव एडवांटेज, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे ये क्या होता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ इज एनी एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज वेल विद इट्स यूनिक रिसोर्सेज। स्ट्रेंथ इज कि आपकी ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप यूनिकली परफॉर्म करते हो कंपटीशन से बेहतर। और वीकनेस इज एक्टिविटी दैट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डू वेल और रिसोर्सेज इट नीड्स बट डू नॉट पोजेस। वीकनेस क्या होती है कि ऐसी एक्टिविटी जो आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते, या कोई ऐसा रिसोर्स जो आपके पास होना चाहिए और आपके पास नहीं होता। आज जैसे हमारे साथ हुआ कि हमारा वो वीकनेस थी कि क्लास शुरू हो गई, हमारा मल्टीमीडिया नहीं चल रहा। तो एक ऐसा रिसोर्स जो कि किसी भी क्लासरूम का एक इंटेग्रल पार्ट है वो मिसिंग था। या
अगर क्लासरूम में मल्टीमीडिया भी चल पड़ा है, जो पढ़ाने वाला है उसको पढ़ाना नहीं आता, तो क्या है कि या तो रिसोर्स ही नहीं है, या रिसोर्स तो है लेकिन उस रिसोर्स को इस्तेमाल करके जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी वो नहीं की जा सकती। तो इंटरनल एनालिसिस में आप ये सारी चीज़ें चार्ट डाउन करते हो। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, कोर कंपिटेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो पहले तीनों है कि रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और कोर कंपिटेंस अमूमन मिक्स हो जाते हैं। तो आपने याद ऐसे रखना कि रिसोर्सेज आर फिजिकल, कैपेबिलिटीज आर स्किल बेस्ड, कि उन रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कैसे करते हो, और कोर कंपिटेंसेस कि आप इतना अच्छा करते हो कि आपका कंपटीशन वैसा नहीं कर सकता। एक ऐसा टीचर है, ए ओ लेवल में अमूमन ऐसे होता है कि जो ए ओ लेवल के बच्चे होते हैं वो जो अकेडमीज ज्वाइन करते हैं वो अकेडमी की वजह से नहीं करते, वो उस टीचर की वजह से ज्वाइन करते हैं कि फलां टीचर आजकल फलां अकेडमी में पढ़ा रहा है तो मैंने वहां जाना है। तो दैट इज द कोर कंपिटेंस जिसकी वजह से आप अहेड ऑफ द कंपटीशन होते हो। दिस इज SWOT एनालिसिस, एंड एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। और द स्टेप 4 इज फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। उसके बाद आप स्ट्रेटजी बना लेते हो क्योंकि अब आपके पास आपका मिशन पता है, आपको एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, मिशन पता है, गोल्स पता है, स्ट्रेटजीज पता है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कोर कंपिटेंस ये लिख लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज लिखने के बाद अब आपने बाहर देखा कि थ्रेट कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो अब ये तमाम फैक्टर्स जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंटेग्रल पार्ट हैं, जो कि ज़रूरी हैं, वो आपके पास आ गए। अब इसके बाद आपने स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लिया, स्ट्रेटजी बना ली, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द फिफ्थ पार्ट, कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद आपने इवेलुएट करना है कि जो हमने इंटरवेंशन की है क्या उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं या नहीं आए। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, बहुत चैलेंजिंग पार्ट भी है, बहुत ट्रिकी पार्ट भी है कि सम टाइम पता नहीं चलता कि हमने जो इस वक्त रिजल्ट्स हासिल किए हैं इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी कार फरमा है। बहुत पहले किसी क्लास में मैंने कहा था कि एक होती है पाथ डिपेंडेबिलिटी और दूसरा होता है रिसोर्स नहीं, सोर्स एम्बिग्विटी। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। स्ट्रेटजी बनाते हुए ये दो मसाइल हमेशा रहते हैं जब इवैल्यूएशन की बात होती है, पाथ डिपेंडेबिलिटी और सोर्स एम्बिग्विटी। पाथ डिपेंडेबिलिटी ये होती है कि आपने एक दफ़ा एक काम एक तरीके से किया, आपको लगा मैंने सही कर लिया है, तो अब आप पाथ डिपेंडेबल हो गए, उस रास्ते को आपने समझा कि दिस इज़ द बेस्ट रूट, अब मैंने हमेशा यही स्ट्रेटजी बनानी है, आप पाथ डिपेंडेबल हो गए। और फिर हमने उस क्लास में बहुत सारी एग्जाम्पल से ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये गलत काम है, इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, नोकिया, कोडैक, ये सारे फेल सिर्फ इसी वजह से हुए कि उन्होंने उस पाथ को नहीं छोड़ा जिसकी वजह से एक दफ़ा उनको सक्सेस मिल गई थी। एंड द सेकंड की कॉन्सेप्ट वाइल इवेल्युएशन इज कॉल्ड सोर्स एम्बिग्विटी। सोर्स एम्बिग्विटी ये होती है कि बहुत दफ़ा आपको सक्सेस का सोर्स, वजह जो नज़र आ रहा होता है वो नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल देके इसको हम कंक्लूड करते हैं। ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट 1980 की दिहाई के अंदर अमेरिका के अंदर पेप्सी ने किया ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट। ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट क्या था? इस वक्त अगर आप ये पीते हैं कोला ड्रिंक तो आपको पता होगा कि पेप्सी का टेस्ट और कोक का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। पेप्सी इज थोड़ी सी मीठी है और कोक थोड़ा सा हार्ड और उस तरह सा उसका टेस्ट है, तुरश है उसका टेस्ट। तो हमेशा से ये राइवलरी चल रही थी। पेप्सी ने एक गैम्बल खेला। गैम्बल ये खेला कि उन्होंने पब्लिक के अंदर कैमरे लगा के सादा गिलासों में पेप्सी भी डाली और कोक भी डाली, लोगों के पट्टी बांधी और उसको कहा कि एक सिप लो पेप्सी का, एक कोक का, बगैर बताए, और बताओ इसमें से कोक कौन सी है। तो मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने कोक पी थी उन्होंने कहा ये पेप्सी है। नहीं इतनी एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है।
तो हुआ क्या कि कोक का जो कस्टमर है, अगर यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, तो हमेशा से कोक को पीने वाला जो बंदा है वो पेप्सी को पसंद नहीं करता कि ये मीठी है, मुझे थोड़ी सी तुर्श और तेज और हार्ड चीज चाहिए। तो अब जब ये कैमरों के अंदर ये बात हाईलाइट हो गई कि जो डाई हार्ट फैन है कोक का, उसको तो पता ही नहीं चल रहा कोक है कि पेप्सी है। तो पूरी दुनिया के अंदर कोक का जो मार्केट शेयर है वो नीचे आना शुरू हो और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। और पेप्सी ने ये पूरी दुनिया के अंदर इश्तेहार चलाना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये कहते हैं कि कोक का जो कस्टमर है वो इसके टेस्ट की वजह से आता है। तो हमने जहाँ भी टेस्ट किया उस कस्टमर को तो पता ही नहीं कि ये कोक है, ये पेप्सी है। अच्छा, एक ज़िमनी तौर पे यहाँ एक और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठना चाहिए था कि पाकिस्तान में तो आप किसी ब्रांड का नाम ही नहीं ले सकते, कंपटीशन के ब्रांड का नाम आप नहीं ले सकते। कभी आपने जैज़ के इश्तिहार में देखा है कि यूफोन ऐसे करता है? दुनिया में होता है ये कि आप नाम ले सकते हैं, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो उसका नाम लेके उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कोक को बदनाम करना शुरू किया। अब कोक की मैनेजमेंट बैठ गई कि ये क्या हुआ। उन्होंने ये किया कि यार हमारा तो कोर जो कंपिटेंस थी, हमारा जो कंपैटिटिव एडवांटेज था वो तो टेस्ट था। तो अगर कस्टमर हमारा टेस्ट ही नहीं आइडेंटिफाई कर रहा तो हमारी सेल डाउन होना शुरू हो गई है। उन्होंने पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के कोक का ओरिजिनल फार्मूला चेंज कर दिया, फार्मूला चेंज किया और कोक लॉन्च कर दी। बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पूरी दुनिया में चलाई कि हमने कोक का फार्मूला चेंज कर दिया। सोर्स एम्बिग्विटी आपने ढूंढनी है इस पूरी कहानी में। वो पूरी दुनिया में वो कैंपेन चल गई। तो कुछ होते हैं ना जो फैन होते हैं, फैन कोक के जो डाई हार्ड फैंस थे, उन्होंने कोक की फैक्ट्री के बाहर जाके धरना दे दिया कि ये इसकी फॉर्मुलेशन क्यों चेंज की गई है, वापस पुरानी कोक लगाएं। अब कभी नोट कीजिएगा, जो शीशे वाली बोतल होती है उसके ऊपर, कुछ बोतलों के ऊपर अब भी लिखा होता है कोक क्लासिक। तो ये 80 की दिहाई में फिर कोक की कंपनी को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ कि सेल्स पहले कम हुई थी पेप्सी की कैंपेन की वजह से, फिर जब अपना फार्मूला चेंज किया तो सेल और कम हो गई। तो कोक की मैनेजमेंट को लाखों डॉलर्स का नुकसान करने के बाद दोबारा कोक का ओरिजिनल फार्मूला लॉन्च करना पड़ा और सेल्स वापस चली गई। वो जो डैमेज हुआ था पेप्सी की वजह से वो रीडू हो गया, रीडू नहीं हो गया, अंडू हो गया, खत्म हो गया। सोर्स एम्बिग्विटी कहाँ पे है इस पूरी कहानी में? वेयर इज द सोर्स एम्बिग्विटी? फार्मूला चेंज करना वाज द सोर्स एम्बिग्विटी। कोक की मैनेजमेंट ये समझती है कि हमारे पास कस्टमर आता है फॉर द टेस्ट। हमें कोक ये समझता है कि मेरा कस्टमर मेरे साथ लॉयल है ड्यू टू टेस्ट। इस पूरी कहानी से ये साबित हुआ कि टेस्ट की वजह से नहीं है, टेस्ट का तो उसको पता ही नहीं चलता, वो आपके ब्रांड की वजह से आपके साथ है। तो सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर कोक वाज द ब्रांड, नॉट द टेस्ट। तो इवेल्युएशन करते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि सोर्स क्या है, हमारी कामयाबी का या नाकामी का सोर्स क्या था। हम पाकिस्तान में छोटी मोटी सेठ कंपनियां कैसे इवेल्युएट करेंगी जब कोक को नहीं पता चल रहा, जब कोक को नहीं पता चल रहा कि हमारी जो कंपिटेंस है, हमारा जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, उसकी सोर्स क्या है। दिस इज कॉल्ड सोर्स एम्बिग्विटी। तो जब भी बीइंग अ फॉर्मुलेटर ऑफ अ स्ट्रेटजी आपने इवेल्युएशन करनी है तो मेक श्योर कि स्ट्रेटजी बना के पास डिपेंडेबल नहीं होना और वाइल इवेल्युएटिंग सोर्स एम्बिग्विटी का शिकार नहीं होना, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज होती हैं इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं? तीन तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। वन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, अदर इज कंपेटिटिव स्ट्रेटजी और द थर्ड इज फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ी स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेशन की स्ट्रेटजी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कंपेटिटिव स्ट्रेटजी होती है कंपटीशन से। और फंक्शनल, जैसे हमने कहा था, फंक्शनल एरिया, research and development is a functional area, manufacturing is a functional area, marketing is a functional area, human resource is a functional area। तो तीन तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। तो स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस में तीन स्टेजेस पे बनती हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, कंपेटिटिव लेवल पे अगर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, एसबीयूज इसको कहा जाता है,
मल्टीपल एसबी यूज है तो इस लेवल पे, और फंक्शनल लेवल पे कि हर फंक्शनल एरिया की अपनी स्ट्रेटजी होगी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है जी? Corporate strategy and organizational strategy that determines what business a company is in or want to be in and what it want to do with those businesses। दो सवालों का जवाब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में दिया जाता है। कंपनी किस बिजनेस में है, उस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहती है, और जिस नए बिजनेस में जाएगी उससे क्या हासिल करना चाहती है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज के ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन के लिए जो बनाई जाती है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाती है। अब होती कौन कौन सी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, कौन कौन सी होती है? पहली है कि कॉर्पोरेट लेवल पे आप अपनी स्ट्रेटजी को बना दें कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। A corporate strategy that is used when an organization want to expand the number of markets served or products offered either through current businesses or through new products। ग्रो करने के लिए क्या ऑप्शंस होती हैं कि आप जिन मार्केट्स में सर्व कर रहे हैं या जिन प्रोडक्ट्स को सर्व कर रहे हैं इनको एक्सपेंड कर दें, तो आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। ग्रोथ स्ट्रेटजी थ्रू करंट बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस से नई मार्केट और नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, या नए बिजनेस से नई मार्केट या नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। एंग्रो का पता है आपको? एंग्रो कंपनी, जो एंग्रो कारपोरेशन खाद बनाते थे, दे गो फॉर अ ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो एक नया फूड बिजनेस लॉन्च कर दिया गया जिसमें ऑल्पस, ओमोर, तरंग और ये सारे लॉन्च कर दिए गए। तो ग्रो करते हुए आपने क्या किया कि नया बिजनेस भी लाए और नई प्रोडक्ट लाइन भी लाए और नई मार्केट भी केटर की। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। दूसरी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। Stability strategy is a corporate strategy in which an organization continue to do what it is currently doing। आप स्टेबल रहते हैं, आप अपनी कॉर्पोरेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं लाते। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। एंड द थर्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज रिन्यूअल स्ट्रेटजी। ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिजाइन टू एड्रेस डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। अगर आपकी सेल्स कम हो रही हैं तो अगर आप उसको वापस हासिल करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पे दिस वुड बी कॉल्ड रिन्यूअल स्ट्रेटजी। अब ग्रोथ के लिए जो कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रोथ स्ट्रेटजी बनती है उसके लिए चार ऑप्शंस होती हैं। वन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन। वैसे तो नाम ही बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कंसंट्रेशन इज कि आप अपनी प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी प्रोडक्ट लाइन और प्राइमरी मार्केट, इन तीनों के ऊपर फोकस करके अपना मार्केट शेयर बनाना चाहते हो। कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और एग्जिस्टिंग मार्केट, और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। और ये ग्रोथ स्ट्रेटजी की एक टाइप है। अदर इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन ये होती है, इट कुड बी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि नेस्ले डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसको दूध चाहिए होता है। तो अगर नेस्ले अपने डेयरी फार्म्स बना ले रॉ मटेरियल अपने पास लाने के लिए, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि एप्पल फ़ोन बेचता है, फ़ोन बनाया और बेच दिया। अब फ़ोन बेचने के लिए जो रिटेल आउटलेट इस्तेमाल होती हैं वो किसी और की होती है। तो अगर एप्पल ने किया भी है, वैसे पूरी दुनिया में शायद 400 के करीब अपने उनके आउटलेट्स हैं, तो अगर एप्पल आगे जाके अपने आउटलेट्स खोल लेता है तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो। तो ग्रो करने के लिए दूसरी ऑप्शन क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि आप अपने सप्लायर खुद बन जाएं, कि जो इनपुट आपको मिल रही है उसके ऊपर आप अपना कंट्रोल डाल लें। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, अब आप लोगों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर इससे पीछे ये अपना कॉलेज खोल लेते हैं तो क्या हो गया कि आप अपने जो रॉ मटेरियल आपके पास आना है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ गया। और अगर आप ये इदारा अपना कोई बिजनेस खोल लेता है तो अब आपकी एम्प्लॉयमेंट का भी इंतजाम उसने कर दिया। तो दिस वुड बी कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ हो सकती है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये होती है कि आप अपने कंपटीशन को अक्वायर कर लेते हैं। गूगल ने क्या किया?
गूगल ने यूट्यूब खरीद लिया, आपका कंपटीशन था, उसको खरीद ही लो। अच्छा जी, फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप खरीद लिया, सोशल मीडिया ऐप है, उसको खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और गूगल का मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि उसके जो टॉप 150 बिजनेसेस हैं आफ्टर गूगल, वो सारे एक्वायर्ड हैं, वो सारे खरीदे हुए हैं। अपना एक गूगल था, उन्हें लगा जो भी कंपटीशन में था उसको खरीद लो। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ज़ाहिर है इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। तो ग्रोथ के लिए तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है। और चौथी ऑप्शन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि नई मार्केट, नए कस्टमर की तरफ आप चले जाओ, रिलेटेड और अनरिलेटेड। जैसे मैंने उसकी बात की है एंग्रो की, एंग्रो खाद बनाते थे, उन्होंने अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके फूड के बिजनेस में चले गए। तो डाइवर्सिफाई कर लें, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लें। पेरेंट कंपनी ऑफ पिज्जा हट एंड पेप्सी इज सेम, एक ही कंपनी के हैं दोनों, पिज्जा हट भी और पेप्सी भी। तो दिस वाज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कि आप पहले एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हो, अब उसके साथ आपने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इस्तेमाल होने वाला एक फूड आइटम भी ऐड कर दिया। तो दिस वाज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और एंग्रो के केस में अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन थी। तो जब भी किसी भी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी बनानी होगी, तो ये चार ऑप्शन होंगे। अच्छा, हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर मैनेज्ड। बीसीजी मैट्रिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बीसीजी इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ए स्ट्रेटजी टूल that guides resource allocation decision on the basis of market share and growth of the strategic business unit SBU। जब भी आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी तो दो पैरामीटर इस्तेमाल करके अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो दैट वुड बी बीसीजी मैट्रिक्स। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप देखते हो कि मार्केट शेयर इधर है और मार्केट ग्रोथ उधर है। वाई एक्सेस के ऊपर ग्रोथ है और एक्स एक्सेस के ऊपर आपका मार्केट शेयर है। वो प्रोडक्ट्स या वो बिजनेसेस जो कि हाई ग्रोथ है लेकिन उसका मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ ज्यादा है मार्केट शेयर कम है, उसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। आपके वो तमाम बिजनेसेस, वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनमें ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है, वो क्वेश्चन मार्क होते हैं। और जिसके अंदर मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है और मार्केट शेयर भी कम है, उसको स्टार कहा जाता है। मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है, शेयर। और इसको जिसके अंदर आपका जो मार्केट ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, उसको हम डॉग्स कहते हैं। और जिसके अंदर आपका मार्केट शेयर तो ज्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम होती है, उसको हम कैश काउज कहते हैं। तो आप अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को, तमाम प्रोडक्ट्स को, बिजनेसेस को इस मैट्रिक्स के ऊपर रख के रिसोर्स एलोकेशन का या ग्रोथ का फैसला कर सकते हो कि आपने क्या करना है। अपने पूरे बिजनेस को मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, हर कंपनी के पास डाटा होता है। तो इस स्ट्रैटेजी के टूल को अप्लाई करके आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने किन के ऊपर इन्वेस्ट करना है और किन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। ज़ाहिर है डॉग्स को तो आप बेचेंगे कि इनका मार्केट शेयर भी कम है, ग्रोथ भी नहीं है। स्टार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैश काउज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर होता है कि अब आपने इनका क्या करना है। इनको, इनके बारे में आपने करना ये होता है कि आपने इनको कन्वर्ट करना होता है इनटू द स्टार्स और बचाना होता है कि डॉग्स में ना आ जाए। क्वेश्चन मार्क को आपने स्टार्स में लेके जाना है और बचाना है कि वो डॉग्स के अंदर ना फॉल कर जाए। अच्छा जी, अब आते हैं कि जो हमारी कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज हैं। कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन ये होती है कि एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल compete इन इट्स बिजनेस। कंपैटिटिव इज फॉर कंपटीशन, कि आपने कंपटीशन के साथ कैसे मुकाबला करना है फॉर योर बिजनेस, और ये किस लेवल पे बनती है। जैसे मैंने कहा था कि दिस इज एट द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल, SBU लेवल इसको कहा जाता है। SBU क्या होता है? द सिंगल इंडिपेंडेंट बिजनेस
of an organization that formulates their own competitive strategies. उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल होते हैं, ऐसा इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट लेवल जहां पे वो अपनी स्ट्रेटजी को खुद बनाता है, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बनाई जाती है। द रोल ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, मैंने कहा था कि कोर कंपिटेंस एंड कंपेटिटिव एडवांटेज आर लिंक्ड फिनोमेना। तो होता क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज इज व्हाट सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट, इट्स डिस्टिंक्टिव एज, ऐसी खूबी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके कंपटीशन से अलग कर दे। कंपैरेटिव एडवांटेजेस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी खूबी है जो कि आपको कंपटीशन से अलग करती है, और ये किसकी बुनियाद पे बनती है? कोर कंपिटेंस। कोर कंपिटेंसेस क्या? कि आप अपने रिसोर्सेज और स्किल्स को इतना अच्छा इस्तेमाल कर लो कि उसके मुकाबले में कंपटीशन उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होगा। तो जो कंपेटिटिवनेस आती है, जो कंपेटिटिव एडवांटेज आता है, अगेन कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स का आधा हिस्सा है। कम से कम इसके ऊपर 7-8 लेक्चर्स होते हैं। तो आप इस लेवल पे सिर्फ इतना ही समझो कि कंपेटिटिव एडवांटेज इज समथिंग जो कि आपको हासिल है ओवर द कंपटीशन, जो आपको कंपटीशन से बेहतर करता है। बुनियाद क्या होगी इसकी? कोर कंपिटेंस। और कोर कंपिटेंस लाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। सोर्सेज क्या क्या होते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज के? क्वालिटी कैन बी सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। डिजाइन थिंकिंग, सर्विस सेक्टर में फिनोमेना इस्तेमाल होता है डिजाइन थिंकिंग। आप भी एक सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अ सर्विस सेक्टर। डिजाइन थिंकिंग ये होती है कि हर प्रॉब्लम को अप्रोच करना जैसे एक इंजीनियर अपने किसी प्रोडक्ट को, प्रोटोटाइप को अप्रोच करता है। दिस इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। सोशल मीडिया, दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज। दुनिया की सबसे बड़ी कंटेंट क्रिएशन की कंपनी है फेसबुक, या यूट्यूब कह लें। कंटेंट की दुनिया की सबसे बड़ी दोनों कंपनीज खुद कितना कंटेंट क्रिएट करती है? जीरो। तो क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ आपने दे दिया है, कंटेंट कंपनी अपना कंटेंट। यूट्यूब तो फिर भी कुछ कर देता है, लेकिन फेसबुक तो बिल्कुल ही नहीं करता। यूट्यूब थोड़ा बहुत करता है। तो सोशल मीडिया इज सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब आप लोगों से सवाल है, सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज इज समथिंग जो कि आप कंपटीशन से बेहतर कर रहे हो, और उसकी बुनियाद इज कोर कंपिटेंस। सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कि आप वो वाला जो एज है वो समझें कि इसका मतलब क्या होता है, इन 3 अल्फाज का क्या मतलब होता है। प्राइस कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मैं ये कहता हूं कि ये रिसोर्स है, दिस इज रिसोर्स, लैपटॉप इज अ रिसोर्स, इस पे मैं कैसे काम करूंगा, दिस इज माय कैपेबिलिटी। कंपटीशन से बेहतर करूंगा, दिस इज माय कोर कंपिटेंस। कंपटीशन से बेहतर करूंगा इज माय कोर कंपिटेंस। तो ये तो मेरी स्किल है जो मेरे माइंड में है। और अगर मैं कहता हूं कि प्राइस कैन बी कंपैरेटिव एडवांटेज, तो प्राइस क्या, मैंने सुबह कम किए, दोपहर को भी कम कर देगा। तो कंपैरेटिव एडवांटेज कहां है? वेयर इज कंपैरेटिव एडवांटेज? सबसे घटिया स्ट्रेटजी इज टू रिड्यूस द प्राइस। बीइंग अ मैनेजर, मेक श्योर कि जो मैनेजर आपको ये मशवरा आके दे रहा है वो फारग बंदा है, और अगर आप खुद दे रहे हैं तो आप भी। देखिए, स्ट्रैटेजी इज समथिंग जिसको कॉपी करने में टाइम लगे। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है? एक एलिमेंट तो इसका ये हो गया ना कि स्ट्रैटेजी वो होनी चाहिए जिसको कॉपी करने में टाइम लगे, एक एलिमेंट ये हो गया। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपने प्राइस को बेस बना दिया फॉर कंपटीशन। आपने कम की, उसने कम कर दिया। आपने 1 रुपया की, उसने 1 रुपया कर दिया। आपने 50 पैसे की, उसने 50 पैसे कर दिया। कहाँ तक? मुफ्त कर देंगे। मुफ्त, उसने भी मुफ्त कर दिया, आपने भी मुफ्त कर दिया, फिर पैसे देना शुरू कर देंगे। तो प्राइस कैन नॉट बी अ स्ट्रैटेजी। व्हाट टू स्पीक ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का सोर्स तो बिल्कुल ही नहीं होती।
प्राइस कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। डिस्काउंट्स हो सकते हैं। अच्छा, डिस्काउंट और प्राइस को अलग अलग रखना है। डिस्काउंट्स कैन बी अ स्ट्रैटेजी फॉर अ शॉर्ट टर्म, बट प्राइस ऑन द बेस, किसी भी कंपटीशन से लड़ना ऑन द बेस ऑफ प्राइस, फजूल स्ट्रैटेजी। अच्छा जी, अब आते हैं 5 फोर्स मॉडल। हम पहले 1 घंटा लेट हैं। 5 फोर्स मॉडल क्या है? जब भी आप किसी इंडस्ट्री के अंदर, आप, ये हम सारी स्ट्रैटेजी की बात करें, स्ट्रैटेजी बनाने लगे हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाने का पहला तरीका हमने सीख लिया क्या बनता है, ऑप्शंस क्या क्या होती है, कौन कौन सी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक 5 फोर्स मॉडल बनवाया था अमेरिका ने, टू इंश्योर कि मार्केट्स के अंदर कंपटीशन रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी जो मार्केट होती है, कस्टमर्स होते हैं, जिस मार्केट में आप compete कर रहे होते हैं, उसमें कंपटीशन की इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए 5 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने ये देखना है कि यह कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, तो 5 चीज़ें आपने चेक करनी। इसको कहते हैं 5 फोर्स मॉडल। पहला है कि आपने ये देखना है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर कैसी है। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें आपने पहला देखना है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर कैसी है। अगर ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कंपटीशन कम होगा। थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, इस जो इंडस्ट्री है इसमें नए प्लेयर का आना कितना लाइकलीहुड है। कुछ होते हैं एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स, पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन की कंपनी लानी है, पता नहीं कितने करोड़ का लाइसेंस है जो लेना पड़ता है। तो क्या है, एंट्री बैरियर है। तो क्या जिस इंडस्ट्री के लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसके लिए जो नया एंट्रेंट का आने का थ्रेट है वो कम है या ज़्यादा है। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सॉरी सप्लायर हो गया कस्टमर। जो कस्टमर है उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर है या नहीं। एग्जिस्टिंग राइवलरी, जो पहले ही प्लेयर उस मार्केट के अंदर हैं, उनके दरमियान कंपटीशन कैसा है। जैसे आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले टेली कम्युनिकेशन में बहुत कंपटीशन था और ये प्राइस वाली स्ट्रैटेजी चल रही थी, प्राइस कम कर दो, पैकेज लगा दो। और थ्रेट ऑफ ए सब्सिट्यूट, जब भी जिस मार्केट के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आप डबल रोटी बेचते हैं तो डबल रोटी का सब्सिट्यूट होता है कि नहीं, रोटी का सब्सिट्यूट होता है कि नहीं। आप लैपटॉप बनाते हैं, इसका सब्सिट्यूट है कि नहीं। कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, उसका सब्सिट्यूट है या नहीं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे पता लगेगा कि उस मार्केट के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कितना है। अगर ये तमाम फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होगा, और अगर ये तमाम फैक्टर्स कम हैं तो उसके अंदर कंपटीशन कम होगा। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड 5 फोर्स मॉडल। जब आपने स्ट्रेटजी बनानी है तो उसमें पहले आपने उस 5 फोर्स मॉडल की मदद से उस मार्केट को, उस इंडस्ट्री को पहले एनालाइज जरूर कर लेना है बिफोर गोइंग टू योर ओन स्ट्रेटजी। अब इसमें द ट्रेड ऑफ वुड बी, ट्रेड ऑफ आपने ये करना होगा कि पहले आपने ये करना है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस चलाना है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्ट्रैटेजी बन रही है और किन हालात में बन रही है। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ओवरलैप करती हैं चीज़ें। दूसरे लेवल पे हमने कहा था कि ये कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी बनती है दूसरे लेवल पे। पहले कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी हमने देख ली, रिन्यू सस्टेनेबिलिटी की देख ली, रिन्यूअल की देख ली। दूसरे लेवल पे बनती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बाद कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी, जो कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे बनती है। जब आपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपने पहले मार्केट देखनी है, पहले इंडस्ट्री को एनालाइज करना है। इंडस्ट्री को एनालाइज करने के बाद अब आते हैं कि आपके पास कंपैटिटिव लेवल पे, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे, एसबीयू के लेवल पे 4 तरह की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, फोकस स्ट्रैटेजी और स्टॉक इन द मिडिल। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? कॉस्ट लीडरशिप के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि कोक का 10 पैक मार्केट में 55 रुपए का मिलता है, मैंने एक जगह से 48 रुपए का लिया। 2 नंबर नहीं था, एक अच्छी जगह मॉल से लिया। तो क्या था ये, उसको कॉस्ट लीडरशिप को प्राइस से मिक्स नहीं करना आपने। कॉस्ट एंड प्राइस 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। कॉस्ट क्या होती है कि ये मार्कर बनाने में मुझे कितने पैसे लगे, दिस इज माई कॉस्ट। मैं कितने का बेचूंगा, दिस इज प्राइस। कॉस्ट लीडरशिप में आप ये करते हो कि इकोनॉमीज ऑफ द स्केल की वजह से, लार्ज वॉल्यूम्स की वजह से,
आपके एफिशिएंट प्रोसेस की वजह से आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इतनी कम कर लेते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो उतनी आपकी उस जो कॉस्ट है उसको बीट ही नहीं कर सकता। चाइना की चप्पलें आई थी 15 साल पहले, 20 साल पहले। पाकिस्तान में वो रबड़ की चप्पल होती थी, घर में इस्तेमाल करने वाली, फजूल तरह की चप्पल होती थी, महंगी भी होती थी। चाइना ने उससे आधी कीमत पे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चप्पल पाकिस्तान की मार्केट में फेंक दी, और मुझे याद है कि एक चप्पल मेरे पास 7 साल रही थी, और 7 साल बाद भी मेरे ख्याल में मैंने वैसे फेंक दी थी, टूटी नहीं थी। इस तरह का कोई पता नहीं वो क्या सुअर का चमड़ा था उसमें, ये क्या था। तो क्या कॉस्ट लीडरशिप कि चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपने अपनी कॉस्ट में लीडर बन गए। आपसे कम कॉस्ट पे वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। तो कंपेटिटिव लेवल पे पहली है कॉस्ट लीडरशिप। सेकंड इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये होता है कि आप कंपटीशन से डिफरेंट स्ट्रेटजी ले आओ। कंपटीशन से डिफरेंट स्ट्रेटजी ले आओ इन योर प्रोडक्ट और इन योर सर्विस। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ये जो आपकी गाड़ियां हैं उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते। अगर आपने एक दफ़ा वो ब्रांड परचेज कर लिया तो अब आपकी मजबूरी है कि आप उनकी आउटलेट से ही लेना पड़ेगा आपको। तो दिस इज डिफरेंशिएशन। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकती है। ये आपने क्या किया, सप्लाई चेन में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लिया। हो सकता है आप अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लो, हो सकता है अपनी सर्विस में डिफरेंशिएशन कर लो। थर्ड इज फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस क्या है? बीएमडब्ल्यू क्या करता है? पूरी दुनिया में अरबों पोटेंशियल कस्टमर हैं जो गाड़ी खरीद सकते हैं। वो कहता है इन अरबों से करोड़ों को निकाल दो, लाखों को भी निकाल दो, हजारों को पकड़। फोकस, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं नीश मार्केटिंग, कि आप एक ऐसी नीश पकड़ो जिसके अंदर एक साइज तो एग्जिस्ट करता हो, जिसको आप मुसलसल सर्व करके अपनी कंपनी को चला लो, लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड नीश। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कि एक पूरी मार्केट। अब देखो, गाड़ी खरीदने वाला मेहरान का भी कस्टमर खरीदने वाला वो भी गाड़ी खरीद रहा है, और बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खरीदने वाला भी वो गाड़ी ही खरीद रहा है। लेकिन दोनों की जो मार्केट है, एक में शायद कॉस्ट लीडरशिप है और दूसरी में फोकस स्ट्रेटेजी, कि आपने पूरी मार्केट में से एक छोटा सा सेगमेंट। और फ्यूचर की स्ट्रेटजी यही है। फ्यूचर की स्ट्रेटजी यही है। फिर स्टक इन द मिडल, पता ही नहीं क्या करना है, हालात हमें लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी हलीब इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप सिर्फ रिएक्टिव स्ट्रेटजी बनाते जाओ, आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटजी में कोर कंपिटेंस क्या है, बस फंस गए आप दरमियान में आके। तो कंपेटिटिव एडवांटेज लेवल पे जब आपने कंपटीशन को केटर करना होगा तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं। और आखिरी लेवल इज फंक्शनल लेवल, कि फंक्शनल लेवल को जैसे हमने डिफाइन किया था कि ये R&D, प्रिक्योरमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ये वाला जो लेवल है, फंक्शनल एरियाज जो हैं उस पर जो स्ट्रैटेजी बनेगी। स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू सपोर्ट द कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। इसका मकसद क्या होता है कि आपकी जो कंपेटिटिव लेवल स्ट्रैटेजी है, जो कि दूसरे लेवल में बनती है SBU के लेवल पे, उसको सपोर्ट करने के लिए। इस वक्त जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की ज़रूरत है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज टू एम्फसाइज ई बिजनेस, कस्टमर सर्विस एंड इनोवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आजकल के हालात में है कि आपका जो स्ट्रैटेजी का पार्ट है उसके अंदर जो ई बिजनेस का एलिमेंट है, जो सोशल मीडिया का एलिमेंट है, वो ज़रूर होना चाहिए। कस्टमर सर्विस, चाहे आप पंखे बनाते हो, चाहे आप कॉलेज चलाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी। और इनोवेशन, अनसर्टेनिटी, चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग। तो चीज़ें इनोवेट इतनी ज़्यादा जल्दी से हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्चून 500 की कंपनीज में जो एवरेज टाइम है इन द लिस्ट दैट इज 7 years। 7 साल बाद
इतना कंपटीशन है कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से हर 7 साल बाद वो कंपनी निकल चुकी होती है। 90 की दिहाई में फॉर्च्यून 500 की टॉप 20 कंपनी सारी एनर्जी और पेट्रोलियम की कंपनीज थी, और आज सारी वेब बेस्ड, सारी ई बिजनेस वाली कंपनीज है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती क्या है? द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, envision, maintain flexibility to work with others and the organization to initiate changes that will create a viable and valuable future for the organization। कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उनकी लीडरशिप के लिए अंदर एंटिसिपेट करने की इन्विजन होता है, पहले से देख लेना, एंटिसिपेट कर लेना, अंदाज़ा लगा लेना, और मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की, क्योंकि जो डिसरप्शन है, जो चेंजेस हैं, जो अनसर्टेनिटी है, वो इस कदर ज़्यादा है कि आपकी कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी वाला एलिमेंट नहीं होगा। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के लिए ज़रूरी हैं कि आपका जो इसको उस वक्त आपने इन्विजन कर लेना है जब आप ऑर्गेनाइजेशन का विजन बना रहे होंगे। आप एक्सप्लॉइट करेंगे और मेंटेन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट। और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आपने मेंटेन करना है। और इस तरह के जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के एलिमेंट्स हैं, ये ज़रूरी होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को इन्फोर्स करना होता है। और फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है, जिसके ऊपर हमने पहले बात की, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज मेजर एक्सटर्नल चेंजेस, टू क्विकली कमिट रिसोर्सेज एंड टू रिकग्नाइज व्हेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज अ मिस्टेक। आपके पास ये भी सेंस होनी चाहिए कि आपने स्ट्रेटजी बनानी कैसे है और जल्दी बनानी है, और इस बात की भी सेंस होनी चाहिए कि कब गलती हो गई है उसको वापस करें। दोनों चीज़ें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए ज़रूरी हैं। और उसके लिए आपने इनकरेज करना है कि आपके जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज के ऊपर होने चाहिए। रिसोर्सेज और सरकमस्टांसेस के लिए आपके पास फ्लूइड रिसोर्सेज होने चाहिए। आपके पास जो माइंडसेट है अंडरस्टैंडिंग का, चैलेंजेस का, इश्यूज का, उसको आपने मेंटेन करना है। और इनकरेज करना है एम्प्लॉयज़ को कि अगर कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है तो उसको भी आपके साथ वो शेयर ज़रूर करें, और लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि जब भी आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलाना है। ई बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर हमने पहले भी बात कर ली कि आज के बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ ई बिजनेस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, और ज़ाहिर है वो इनोवेटिव भी होनी चाहिए। अब इनोवेटिव के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। An organization that is first to bring a product innovation to the market or to use a new process innovation, इसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर। ये मार्कर सबसे पहले किसी एक ने बनाया होगा, जिसने पहली दफ़ा बनाया था उसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट मूवर का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि जिस बंदे ने पहली दफ़ा कोई प्रोडक्ट बनानी है उसके ऊपर R&D बहुत करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत करना पड़ेगा। अब बाद में तो जैसे अब चाइना करता है कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी बनाता है, चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे बेहतर और उससे कम कॉस्ट में एक चीज़ बना देता है। तो फर्स्ट मूवर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और नोकिया कोडैक के केस में तो हमें ये लगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने के बावजूद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद जो कंपनीज आई जिन्होंने वो जो डिजिटल कैमरा के बिजनेस में आए वो कोडेक से भी आगे चले गए, जो स्मार्टफोन के बिजनेस में बाद में आए वो नोकिया से आगे चले गए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। आइडियली होना ये एडवांटेज चाहिए क्योंकि आप पहले हैं जो कि उस बिजनेस में जा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को और स्ट्रेटजी के एक फ्लेवर लेने की कोशिश की है। इसको आपने ये समझना है कि आप सिर्फ इन टर्म्स से फेमिलियर हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं, इनको अप्लाई करने के लिए पूरा पूरा कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ज़ाहिर आपको लग ही होगा पता कि ये इतनी सारी बातें जो हैं ये एक
3 घंटे की क्लास में नहीं समझाई जा सकती। तो इसके लिए एक पूरा कोर्स आप एडवांस लेवल में जब पढ़ेंगे, तो होपफुली ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तमाम जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये मज़ीद क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाएँगे। अगर किसी का कोई सवाल